गुड मॉर्निंग। तो पिछली क्लास तक हम लोगों ने नाइट्रिक एसिड को पूरा डिटेल से पढ़ा था और नाइट्रिक एसिड एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्शन था जिसमें हम लोग नाइट्रिक एसिड के जितने भी ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर के जितने केसेस थे उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया था। आप लोग उसको बहुत प्रॉपरली रिवाइज कर लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं अलग अलग कॉन्सेप्ट के। और आज हम लोगों को एक और टॉपिक पे बढ़ना है जिसमें से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, डिफरेंट ऑक्साइड्स हैं, उनकी कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसको हमें जानना है। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड की अगर हम बात करें, नाइट्रोजन कुछ डिफरेंट ऑक्साइड्स इसके नेचर में रहते हैं। मैं एक एक करके उन सब के बारे में लिख देता हूँ। सबसे पहले N2O5, इसी तरह से N2O3 और तीसरा एक NO2 या इसी को आप N2O4, एक ही तरीके से दोनों ट्रीट करते हैं हम लोग। तो पहले मैं इनकी बात कर देता हूँ। तो नाइट्रोजन जो पेंटा ऑक्साइड है, दिस इज़ द एनहाइड्राइड ऑफ, जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसकी वो लिखी जाए। एनहाइड्राइड ऑफ HNO3 ऑलरेडी आपको पता है। लेकिन साथ ही साथ N2O5 के अगर स्ट्रक्चर की आप बात करें तो N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऑक्सीजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इस तरह से एक ये इसका स्ट्रक्चर है N2O5 का। अब जैसे बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन कि इसके अंदर NON बॉन्ड है या नहीं है, या लोन पेयर कितने हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने, ये सब बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको स्ट्रक्चर पे बेस्ड ही मिलेंगे। एक और खास बात, दिस इज अ सिंगल नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड ये ऐसा है जो सॉलिड स्टेट में आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और NO2 प्लस और NO3 माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। और इसको हम नाम क्या दे सकते हैं, नाइट्रोनियम नाइट्रेट, यानी ये एक आयनिक सॉलिड भी है। तो वैसे तो कोवेलेंट ही रहता है, बट इसके सॉलिड फॉर्म में या आयनिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। इसको लेकर एक क्वेश्चन कभी पूछा गया है जेई के अंदर कि N2O5 की रिएक्शन NaCl से बता दीजिए। बहुत कॉन्सेप्चुअल है, ये आयनिक सॉलिड है, ये भी आयनिक है। तो दो आयनिक कंपाउंड अगर आपस में रिएक्शन करते हैं तो आप उनके आयन एक्सचेंज कर सकते हैं। तो अगर आपस में रिएक्ट कराया जाए तो NO2 प्लस NO3 माइनस, तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या बन सकता है, NO2Cl प्लस NaNO3। तो यानी ये रिएक्शन एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है कि N2O5 एक आयनिक सॉलिड के फॉर्म में रहता है। फिलहाल N2O5 से रिलेटेड जितनी भी रिएक्शंस हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, वो मैंने एक जगह लिखी हैं। इस पे बेस्ड आप सभी काम कर सकते हैं। मेन बात तो आपको पता है कि N2O5 एक ऑक्साइड है, नॉन मेटल का, एसिडिक नेचर है, HNO3 का एनहाइड्राइड है। तो जितना भी एसिड बेस्ड रिएक्शन वो सब आप दिखा सकते हैं। बाकी स्ट्रक्चर पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अगेन अब जरा मैं सेकंड पोर्शन में आता हूँ। ये पहला है, सेकंड पोर्शन में N2O3 है। दिस इज द एनहाइड्राइड ऑफ HNO2, नाइट्रस एसिड का एनहाइड्राइड है। और साथ ही साथ एक और ख़ास बात, एट -30 डिग्री सेंटीग्रेड ये NO और NO2 गैस का मिक्सचर हो जाता है और ये एक ब्लू कलर लिक्विड के फॉर्म में आपको माइनस में दिखेगा। ये बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाती। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात आप कर सकते हो, या फिजिकल अपीयरेंस की बात कर सकते हैं, या फिजिकल स्टेट की बात कर सकते हैं। तो ये एनहाइड्राइड ऑफ HNO2 तो है ही, लेकिन साथ ही साथ -30 पे एक लिक्विड ब्लू कलर का होता है जिसमें NO और NO2 का मिक्सर होता है। बाकी स्ट्रक्चर से रिलेटेड अगर हम बात करें तो N डबल बॉन्ड O इस तरह से रहता है, डबल बॉन्ड यहाँ पे, N डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेट, इस तरह का स्ट्रक्चर, ये इसका स्ट्रक्चर है। आपसे इस पर लोन पेयर पूछा जा चुका है तो आपको पता है बहुत इजीली 8। ये जेई के एडवांस का क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन आसान है और जेई में आ गया है तो उसको बहुत बड़ा डिफिकल्ट मानना ऐसा कुछ है नहीं। आसान चीज़ थी, बट पेपर में बहुत कुछ और भी आता है, केवल आसान ही नहीं आता। तो इसको केवल इस एंगल से मत देखा जाए कि ये IIT में आया वो क्वेश्चन तो बहुत स्टैंडर्ड हो गया, कुछ नहीं। तो N2O3 के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पता है, इसकी रिएक्शंस पता है। थर्ड केस NO2 के बारे में बात जरा कर लें, और N2O4। दरअसल दोनों में से पहले हम इस पर बात करेंगे। तो N2O4 जो है नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड है, और आपको मैंने पहले भी बताया ही है, दिस इज द मिक्स्ड एनहाइड्राइड of HNO2 and HNO3।
ये दोनों का मिक्स्ड एनहाइड्राइड है, आप दोनों एक ही तरीके से पढ़ते हैं इसको। ये N2O4 है, NN बॉन्ड बनना, N डबल बॉन्ड O बनना, NON बॉन्ड है या नहीं, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं। और ये जो है पार्ट वो कलरलेस होता है, लिक्विड है, बट जब ये बॉन्ड होमोलिटिकली क्लीव कर दे आप तो यहाँ पर जो NO2 बन जाता है, ये एक ब्राउन कलर्ड गैस है। ये बहुत अच्छे से प्रैक्टिस रखिएगा। तो ब्राउन कलर्ड गैस है और NO2 पैरामैग्नेटिक भी हो जाता है, यानी ये इसीलिए डाइमर बनता है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्साइड्स हैं जिन पे हम लोगों को काम करना, 3 नहीं बल्कि इवन 4 है ये, बट हम इन दोनों को कॉमन मानते हैं। तो ये सभी इंफॉर्मेशन की N2O5 के बारे में सभी स्ट्रक्चर से रिलेटेड डिटेल आपको पहले पता होनी चाहिए, साथ ही साथ रिएक्शन से रिलेटेड डिटेल भी पता हो कि वो किसका एनहाइड्राइड है, उसकी रिएक्शन कैसे होंगी। तो वो हम लोगों ने तीनों के बारे में बहुत डिटेल से समझ लिया है। तो ये सब आपको प्रैक्टिस करते रहना है। तो एक काम करिए, कई बार क्वेश्चन इस तरह से स्ट्रक्चर पे बेस्ड आते हैं कि मान लीजिए सबके मॉलिक्यूल बने और पूछा जाए इनमें से कितने में NN बॉन्ड है या NON बॉन्ड है या नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, इसको एक बार नोट कर लीजिए। तो अब आप लोगों ने ये तीनों अच्छे से पढ़ लिए, लिख भी लिए होंगे। अब कुछ और ऑक्साइड्स पे हम लोग आ जाते हैं, जो 2 इम्पॉर्टेंट ऑक्साइड्स और हैं जो एक तरीके से गैसेस भी हैं। हालांकि ये तीनों तो गैसेस में से केवल NO2 गैस था, बाकी दोनों तो लिक्विड फॉर्म में और एक सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। चलिए, तो यहाँ 2 नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और हैं, एक N2O है और दूसरा NO है। मैं दोनों की डिटेल पे आ जाता हूँ। फर्स्ट इज नाइट्रस ऑक्साइड, बिकॉज यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है नाइट्रोजन की और यहाँ +2 है, तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है। कुछ और बात, जैसे कि ये लॉफिंग गैस भी मानी जाती, ठीक है। और यहाँ पे ये जो गैस है ये इन जनरल लाफिंग गैस तो नहीं बोला जाता। हाँ, एक चीज़ और, ये कलरलेस है और ये भी कलरलेस गैस है और ये न्यूट्रल इन नेचर माना जाता है। ये आपको मैंने याद करिए, मैंने कुछ नॉन मेटल के ऑक्साइड शुरुआत में बताए थे, इसमें वाटर, CO, NO और N2O, तो ये भी न्यूट्रल माना जाता है इन नेचर में। तो ये सब जो जनरल बातें हैं वो मैं एक साथ एक जगह लिख रहा हूँ। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके स्ट्रक्चर की कर लेते हैं। N डबल बॉन्ड N और ये कोऑर्डिनेट, इस तरह से इसका बॉन्ड रहता है। तो अगर आप इसकी बात करें तो यहाँ पे N प्लस और माइनस, यहाँ sp हाइब्रिडेशन स्टेट, लीनियर रहेगा स्ट्रक्चर। तो ये सब बातें यहाँ पे क्लियर है। यहाँ पे N डबल बॉन्ड O और यहाँ एक लोन पेयर के साथ साथ एक ऑड इलेक्ट्रॉन भी है, यानी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज भी है। और अगर ऐसा है तो इस केस में ये अपने आप में डाइमर भी बनाएगा और साथ साथ ये पैरामैग्नेटिक भी यहाँ पे ये होगा, जबकि इसमें नहीं होगा, इसमें डायमैग्नेटिक कैरेक्टर होगा। तो ये दोनों की बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे एक जगह लिखी है कि N2O का क्या रोल है और NO का क्या है। दोनों अपनी अलग अलग बातें हैं और दोनों में अब हम कुछ ऐसी बातें समझ लें प्रिपरेशन को लेकर। जैसे NO को अगर हमने बात की थी तो मैंने बताया था आपको डाइल्यूट HNO3 का जो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर होगा, ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर है, इसमें वो हमेशा NO गैस आपको देता है। तो बहुत सारी रिएक्शंस के थ्रू आप इसमें NO बना सकते हैं। और ये कब मिलेगा, जो मैंने बताया था Fe और Zn को ही के केस में अगर आप डाइल्यूट HNO3 को लिखेंगे तो इस केस में आपको N2O भी मिलता है। तो एक तरीके से ये स्टैंडर्ड मेथड है दोनों को बनाने के। हालांकि N2O को बनाने के कुछ और भी मेथड मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बट दोनों के प्रिपरेशन का भी तरीका, दोनों की डिफरेंट स्ट्रक्चर,
दोनों के बॉन्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन कि वो कौन पैरामैग्नेटिक है, कौन डायमैग्नेटिक है, कैसा इसका स्ट्रक्चर है, वो सब कुछ डिटेल वाइज आपको पता होना चाहिए। तो अब जब भी क्वेश्चन आएगा तो पांचों ऑक्साइड एक साथ लिखे जाएंगे, N2O5, N2O3, NO2, N2O4, NO और N2O। और फिर कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें से कितने ऐसे मॉलिक्यूल हैं जहाँ NN बॉन्ड है, या कितने ऐसे मॉलिक्यूल हैं जहाँ NON बॉन्ड है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से बता सकते हैं, बस केवल आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो एक तो ये काम नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पे बहुत सारा डिटेल आपको अच्छे से पढ़ना है, एक एक पॉइंट पे फोकस करना है कि कौन क्या मतलब है। अब मैं इससे आगे बढ़ जाता हूँ और कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन जरूर हैं N2O को लेकर, उस पर भी बात मैं यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, तो अब हम लोगों ने नाइट्रोजन के सभी ऑक्साइड्स एक बार पढ़ लिए। N2O को कुछ और प्रिपरेशन वगैरह मैं बताता हूँ यहाँ पे, और N2O के कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन भी हैं जिनको आपको जानना है। प्रिपरेशन ऑफ N2O में, जैसे कि मैंने लॉफिंग गैस में वो प्रिपरेशन तो बता ही दिया था, मेजर कि आयरन और जिंक के केस में अगर डाइल्यूट HNO3 आएगा तो N2O देता है। बट एक और प्रिपरेशन फ्रॉम RNH2 प्राइमरी एमीन, या हम लोग किस तरह से N2O को बनाएंगे उसका एक एग्जांपल हम दिखा सकते हैं NH2OH से, हाइड्रोक्सिल एमीन से। तो अगर आप इसकी रिएक्शन NH2OH की रिएक्शन NaNO2HCl से करा दें, या आपने अल्कोहल में बहुत डिटेल में पढ़ा इसकी मैकेनिज्म, तो आपको N2O गैस मिल जाता है। कैसे मिलता है इसके जरा मैकेनिज्म पे हम लोग आ जाते हैं, है ना। वैसे तो ये इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस आप जनरली याद कर लेते हो, बट याद मत करिए, प्रॉपर कॉन्सेप्ट पता है आपको। तो मैकेनिज्म पे अगर हम लोग आए तो हमें पता है कि NaNO2 और HCl को अगर आप रिएक्ट करें तो अल्टीमेटली ये क्या है, ये HNO2 का सोर्स होता है, HNO2 और NaCl बन जाएगा। तो कुल मिला के HNO2 और H+ का मतलब क्या होता है, ऐसे H+ आता है तो कहाँ पे ऐड होगा, ये लोन पर, और अल्टीमेटली ये यहाँ पर वाटर को रिलीज करेगा और NO+ इलेक्ट्रोफाइल का एक तरीके से सोर्स होगा, है ना। ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है, ये हम लोगों को पता है। ठीक, यानी जहां कहीं भी NaNO2HCl है, इसका मतलब एज ए इलेक्ट्रोफाइल NO+ आपको मिल जाएगा। अब जरा मैकेनिज्म यहां से समझिएगा। आपके पास NH2OH है, मैंने NH2OH ऐसे लिखा, लोन पेयर है, और यहाँ पे क्या था NO+, ये इलेक्ट्रोफाइल है। आप लोन पेयर इसको कोऑर्डिनेट कर देंगे, क्या बन जाएगा OH N, यहाँ H, ये H, यहाँ प्लस आ गया, और ये N डबल बॉन्ड O आ गया। ठीक, एसिडिक H है, इसको बाहर कर दीजिए आप, तो ये क्या बन गया OH N H N डबल बॉन्ड O। अच्छा, यहीं पे इसके टॉटोमराइज कर सकते हैं इसको आप, यहाँ से शिफ्ट करके डबल बॉन्ड यहाँ आ सकता है ना, तो क्या आएगा OH N डबल बॉन्ड N और ये OH बन गया। अच्छा, इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी है ना, तो ये जो बना है इसको आप क्या लिखेंगे H2N2O2, तो ऑल्सो शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और इसका नाम है हाइपो नाइट्रस एसिड। क्या नाम होगा, हाइपो नाइट्रस एसिड। तो H2N2O2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और इस तरह से ये बन गया। अब आप बोलेंगे N2O बनाना था हमें, तो अभी हम बनाएंगे, बट पहले आप इतना एक बार नोट करिए, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको।
चलिए, तो अब मैं एक काम करता हूँ, ये ऊपर वाला पोर्शन हटा देता हूँ। अब जो हाइपोनाइट्रस एसिड है उसी को और आगे बढ़ाना है। कैसे? N डबल बॉन्ड N। अब इसमें भी H प्लस अभी पड़ा है ना, तो H प्लस फिर इसका लोन पेयर, तो यहाँ आ गया OH, N डबल बॉन्ड N, OH2 प्लस ऐसे होगा, लीव करा दीजिए, OH N डबल बॉन्ड N, यहाँ प्लस आ गया, वाटर बार। अच्छा, ये बैक बॉन्डिंग हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, OH N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस। तो इसका H तो ये एसिडिक हो गया ना, क्योंकि अगर आप इसको O माइनस N प्लस डबल बॉन्ड बनाएंगे तो यही तो है N2O, है ना, ये गैस हो गया, और H प्लस दोबारा से फिर बाहर आ गया। तो इस तरह से आप पूरी मैकेनिज्म लिखकर हाइड्रोक्सिल अमीन जो NH2OH है उससे हम लोग क्या बना रहे हैं, N2O गैस को बना सकते हैं। और साथ साथ आप ये भी बोल सकते हो कि हाइपोनाइट्रस एसिड भी बना सकते हैं। ये कई बार आपसे पूछा जाए कि हाइपोनाइट्रस एसिड में H प्लस डाल दीजिए तो क्या होगा, तो भी वही बात है, एक स्टेप आगे आप बढ़ गए। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाता कि N2O गैस को वाटर के साथ मिलाने पे क्या मिलेगा, तो हाइपोनाइट्रस एसिड मिल जाएगा, वाटर हटा के तो आप बना देंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे एक साथ ख़त्म हो जाते हैं, और ये क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। नाइट्रोजन जो ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, जो लॉफिंग गैस है, उसको बनाने के मेथड और इसकी बहुत सारी रिएक्शंस पे भी बात हम लोग करें। तो पहले तो ये प्रिपरेशन पूरा नोट कर लीजिए, फिर मैं इसकी एक दो रिएक्शन पे भी बात करूँ। चलिए, तो आपने इसको लिख लिया, और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, अदरवाइज ये सब गायब हो जाएगा। अच्छा, N2O के पास एक और ख़ास बात है कि इसकी अपने पास ऑक्सीडाइजिंग पावर भी है। तो कुछ रिएक्शंस तो इन्फॉर्मेटिव हैं, बट कुछ ऑक्सीडाइजिंग पावर पे बेस्ड है। तो कुछ इन्फॉर्मेटिव जो बातें हैं, जैसे N2O की रिएक्शन आपको NaNH2 से, ये हालांकि पहले भी आपको बताई जाती, तो इसमें ये इन्फॉर्मेशन है, H2O बाहर कर दीजिए, बाकी एक साथ ऐड कर दीजिए, तो ये बन जाता है NaN3 और H2O, यानी दिस इज द सोडियम एजाइड, है ना। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट बात है, ये इन्फॉर्मेटिव बात है, इसमें कुछ भी इधर उधर नहीं करना आपको। इसके अलावा ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर की कुछ रिएक्शंस हैं। आपको पता है N2O अपने आप में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हालांकि बहुत स्ट्रांग नहीं होगा, तो N2O और नेशेंट ऑक्सीजन आपको बाहर देता है, और इस नेशेंट ऑक्सीजन के बेसिस पर आप HI को I2 में बदल सकते हैं, अमोनिया को भी N2 में बदल सकते हैं, या फॉस्फोरस को P2O5 में बदल सकते हैं, सल्फ़र को SO3 में बदल सकते हैं। तो इस तरह के रेडॉक्स भी यहाँ पे फिजिबल है। H2S गैस को आप सल्फर में बदल सकते हैं। तो ये सब रिएक्शन भी आप रेडॉक्स की कर देंगे, तो अपने से करा लेंगे, इसमें कुछ नया खास बात नहीं है। तो ये कुछ स्पेसिफिक बातें आपको N2O के बारे में भी जाननी है ना। इसी तरह से मान लीजिए मैं लिख देता N2O की रिएक्शन कॉपर से करा दी आपने, तो क्या होगा, N2 बन जाएगा, CuO बन जाएगा। CuO कैसा होता है, ब्लैक सॉलिड, सॉलिड है ब्लैक कलर का, तो ये भी रेडॉक्स है। तो ऐसे बहुत सारे रेडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे आपको जानने होंगे कि N2O के पास ऑक्सीजन पावर है, वो अपना नेशेंट ऑक्सीजन दे सकता है, और उस नेशेंट ऑक्सीजन से किसी सब्सटेंस को आप ऑक्सीडाइज भी करा सकते हैं। तो नाइट्रोजन के जितने भी कंपाउंड्स थे, उनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ी नाइट्रोजन फैमिली में, उसमें सबसे पहले अमोनिया, नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट नाइट्रिक एसिड, जो जिसके हमने ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर पढ़े थे, और बहुत डिफरेंट टाइप के बिहेवियर पढ़े थे, मेटल के साथ, मेटल की अलग अलग कंडीशन के साथ,
तो वो सब एक जगह आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तभी तैयार होगा। एक काम और, नाइट्रोजन कंप्लीट, नाइट्रोजन फैमिली कंप्लीट है, नाइट्रोजन से रिलेटेड कंपाउंड कंप्लीट है। तो अब हम बात फॉस्फोरस की भी करेंगे। आपको जो असाइनमेंट्स आपको मैं लगातार दे रहा था उसको एक बार आप दोबारा से फिर करेंगे, क्योंकि कुछ रिएक्शंस मेरे ख्याल से अब डिस्कस हुई हैं। तो एक बार दोबारा से आप चीज़ों को करेंगे तो मेरे ख्याल से आप सब कनेक्ट हो पाएगा। तो पहले तो ये पूरी बातें जो नाइट्रोजन से रिलेटेड मैंने बताई हैं वो सब कंप्लीट करनी है, और कुछ रिएक्शंस हालांकि मैं असाइनमेंट के थ्रू भी आपसे करवाऊंगा, बट ये मेजर पार्ट जो नाइट्रोजन के अंदर है वो आपको अब आना चाहिए। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए और फिर मैं फॉस्फोरस पे बात करना स्टार्ट करता हूँ। चलिए, तो अब हम लोग नाइट्रोजन फैमिली के ही पोर्शन में अब हम फॉस्फोरस की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। जब हम बात फॉस्फोरस की करते तो ये दो बेसिक फॉर्म में आपको नेचर में मिलता है, एक वाइट फॉस्फोरस और एक रेड। ये दो मेन पार्ट है, बट वाइट में अगर इम्प्योरिटीज़ वगैरह इन्वॉल्व हो जाए तो यहाँ पे येलो फॉस्फोरस भी बन जाता है। ठीक है, और इसी तरह से रेड को अगर आप बर्न कर दें, हीट कर दें, तो आपको ब्लैक फॉस्फोरस भी यहाँ पे मिलता है। तो सबसे पहला तो एक क्वेश्चन यही आ जाता है कि थर्मली मोस्ट स्टेबल फॉस्फोरस कौन होगा। ऑब्वियसली यही होगा थर्मली स्टेबल, क्योंकि अब तो टेम्परेचर के बाद ही बना है। तो अब इसको अगर आप हीट करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट ओरिजिनली आपको नेचर में वाइट और रेड मेन होते हैं, बाकी ये सब डेरिवेटिव्स हैं, उनके अलग अलग कंडीशन पे इनको बनाया जा सकता है, चाहे वो टेम्परेचर को लेकर हो या इम्प्योरिटीज़ को लेकर हो। तो हमारा मेन फोकस फॉस्फोरस को लेकर यहाँ पे है। आपको पता है इन दोनों की एटॉमिसिटी P4 है, तो आप P4 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहता है दोनों का, बट बहुत सारा स्ट्रक्चरल चेंज है और उसके कारण बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टी भी इसकी चेंज होगी। तो मैं दोनों को कंपेयर करते हुए यहाँ पे लिख रहा हूँ। वाइट फॉस्फोरस में चारों फॉस्फोरस कुछ इस तरह से क्रॉस लिंक्ड होते हैं, इस तरह से बना होता है। ये बॉन्ड्स हैं, क्रॉस करने मतलब ये प्लस चार्ज मत दीजिए। तो ये फॉस्फोरस इस तरह से यहाँ लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है, और यहाँ पे लोन पेयर। अच्छा, अगर आप यहाँ देखें तो sp3 हाइब्रिडेशन स्टेट हो गया, लेकिन ये एंगल लगभग 60 डिग्री के आसपास होता है। तो ये दरअसल हाईली स्ट्रेन्ड सिस्टम हो गया। तो ये बहुत ही स्ट्रेन्ड मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि सभी जगह से आपने पैक कर दिया। तो इसमें सबसे पहली चीज़ pp बॉन्ड की अगर हम बात करें तो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा चुका है कि P4 के अंदर P करेक्टर कितना है, मतलब P ऑर्बिटल का करेक्टर। तो sp3 हाइब्रिडेशन स्टेट है, 75% P करेक्टर भी होगा। तो देखिए ये सब कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है। अब चूंकि P में आप फॉस्फोरस भी समझते हैं, P ऑर्बिटल भी समझते हैं, तो कहीं कोई डाउट ना आ जाए। तो ये सब क्वेश्चन आपको देखते हैं। इससे अलग जब आप रेड फॉस्फोरस पे बात करते हैं तो यहाँ एक थोड़ा चेंज है, और वो चेंज इसलिए है कि ये जो स्ट्रेन था ये इधर वाला क्रॉस छूट जाता है, और इस तरह से पॉलीमराइज सिस्टम में ये आपको दिखने लगेगा। और उससे हालांकि इससे फ़ायदा क्या होगा, स्ट्रेन इसका कम होगा, बट हाँ ये पॉलीमरिक फॉर्म में इस तरह से आपको नज़र आने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल होता है वो 97 डिग्री के आसपास का ओपन हो जाता है। तो ये लेस स्ट्रेन्ड आप बोल सकते हैं। ये तो नहीं बोल सकते कि स्ट्रेन है नहीं, बट लेस स्ट्रेन मॉलिक्यूल आप बोल सकते हैं, और ये रेड फॉस्फोरस में होता है। अब इन दोनों के कारण बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ में चेंज आपको दिखेगा। किस तरह से, वो मैं समझा दूँ। जैसा पहले तो आप एक काम कर लें, दोनों में जब स्ट्रेन की बात हुई तो ये हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव होगा, यानी इसका लो इग्निशन टेम्परेचर होता है। जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर आपको मिलेगा ये तुरंत
आग पकड़ लेगा, और ये ज़्यादा है ना, हाई इग्निशन टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा नहीं, बट कंपेरेटिवली बात अगर करें हाई इग्निशन टेम्परेचर, तो ये लगभग 35 डिग्री सेंटीग्रेड में ही फायर वगैरह कैच कर देगा। तो अब आप समझिए, इसीलिए वाइट फॉस्फोरस को वाटर के अंदर स्टोर करके रखा जाता है, ठंडा करके रखा जाता है। भाई आप पानी से निकालोगे तो आग लग जाएगी, मैजिक टाइप का होगा। जबकि रेड फॉस्फोरस में नहीं है, मैच बॉक्स में रेड फॉस्फोरस ही, ब्लैक फॉस्फोरस ही लगता है। तो ये हाईली इग्निशन टेम्परेचर है, जो रफ करने के बाद हीट जनरेट होगा, बट यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर में इस तरह की घटना हो सकती है। और उसके पीछे रीज़न यही है कि स्ट्रेन बहुत है, तब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो बहुत कम टेम्परेचर में ही वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके हीट बाहर कर देता है। तो ये दोनों की प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, किसके कारण, इनके स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट के कारण। तो एक बार आप पहले ऐसे ही नोट कर लीजिए, फिर मैं और प्रॉपर्टीज़ पे बात करूँगा। चलिए, तो मेरे ख्याल से इसको नोट कर लिया आपने। अब मैं कुछ और प्रॉपर्टीज़ पे बात कर रहा हूँ जो दोनों के डिफरेंसेस के कारण हैं। जैसे दोनों में एक डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ये पॉइजनस होता है, और इसका रीज़न ये नॉन पॉइजनस है। तो नॉन पॉइजन का मतलब ये नहीं कि आप इसको खाने पीने लगे, है ना। तो ये पॉइजनस ज़्यादा है, और पॉइजनस होने का कारण भी रिएक्टिविटी के कारण ही है। तो ये एक प्रॉपर्टी है। इसके अलावा एक और ख़ास बात, डार्क रूम में यहाँ पे ये फ्लोरोसिन प्रॉपर्टी शो करेगा। उसका रीज़न, क्योंकि डार्क रूम में इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वाइट फॉस्फोरस क्या करता है, O2 से रिएक्शन कर जाता है और P2O5 बना लेता है, और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। जबकि रेड फॉस्फोरस में ऐसा नहीं होता। रेड फॉस्फोरस होगा तो ईजिली, यानी डार्क रूम में रिएक्शन नहीं होता है। तो ये एक दूसरी प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ चूंकि P4 नॉन पोलर है, तो इनसॉल्युबल इन वाटर सॉल्वेंट, ये दोनों के अंदर ही प्रॉपर्टी, इसमें तो वो कॉमन बात है, सिमिलर प्रॉपर्टी। तो ये सब बातें आप एक जगह कॉपी में आप लिख सकते हैं। तो ये बहुत सारी प्रॉपर्टी जो डिफरेंसेस हैं, वो उसके दोनों के जो स्ट्रक्चरल डिफरेंस है उसके कारण है, जिसमें से सबसे बड़ा स्ट्रक्चर डिफरेंस उसके स्ट्रेन को लेकर है, और उसी कारण से रिएक्टिव ज़्यादा है, पॉइजनस ज़्यादा है, इग्निशन टेम्परेचर कम है, ये सब चीज़ें डिफरेंट हैं। तो इसको आप एक बार इनको नोट कर लीजिए। और अब हम सबसे पहले फॉस्फोरस को बनाने का मेथड सीखेंगे कि फॉस्फोरस नेचर में कैसे बनाया जाता है, इंडस्ट्रियल तरीके से कैसे बनाया जा सकता है, नेचर में फॉस्फोरस कैसे मिलेगा वो भी बात करते हैं। तो अब अगर हम बात करें फॉस्फोरस की, तो नेचुरली फॉस्फोरस कैल्शियम फॉस्फेट के फॉर्म में बोन्स में रहता है। ये कैल्शियम फॉस्फेट जो है बोन्स के अंदर आपको इस फॉर्म में, कैल्शियम फॉस्फेट के फॉर्म में फॉस्फोरस रहता है। अच्छा, तो जो लार्ज प्रोडक्शन है, इंडस्ट्रियल जो प्रिपरेशन है, उसमें हम लोग यही करते हैं कि बोन एस ले लेते हैं। बोन एस में क्या होता है, Ca3PO4 होल ट्वाइस कैल्शियम फॉस्फेट, इसको सिलिका और कार्बन से रिएक्ट कराते हैं, एक साथ हीट कर देते हैं। तीन चीज़ें, क्या क्या, कैल्शियम फॉस्फेट बोन एस मिल ही जाएगा, सिलिका भी मिल जाएगा, कार्बन भी मिल जाएगा। हीट करने के बाद आपको फॉस्फोरस मिलता है, कैल्शियम का सिलिकेट मिलता है, और साथ साथ आपको CO भी गैस में मिलता है। ये हालांकि पॉइजनस है, बट इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में
एनवायरनमेंट की ज़्यादा टेंशन नहीं ली जाती है ना। बट मैं इसको ज़रा समझा देता हूँ कि रिएक्शन कैसे हुआ है डिटेल से। तो पहले आप ये पूरा नोट कर लीजिएगा और उसके बाद फिर हम उस पर आते हैं। तो अब जरा समझिएगा, इस रिएक्शन को समझने के लिए पहले तो हम लोग बात करें Ca3PO4 के होल ट्वाइस का। तो दरअसल ये CaO और P2O5 दो एनहाइड्राइड का मिक्सर है, इसी जोड़ा गया था ना। और इसकी रिएक्शन अगर केवल SiO2 से होती है तो होता क्या है कि हमेशा ध्यान रखिए ये लेस वोलाटाइल सब्सटेंस सॉलिड है, और ये जो P2O5 है ये मोर वोलाटाइल है ना। तो लेस वोलाटाइल हमेशा मोर वोलाटाइल को रिप्लेस कर देता है। तो ये SiO2 इसको रिप्लेस करके CaSiO3 बना देगा, ये सॉलिड हो गया, और खुद ये P2O5 के फॉर्म में बाहर हो गया। समझ गए? पहले तो ये कॉन्सेप्ट है। तो पहले इतने पोर्शन में रिएक्शन हो गया, तो CaSiO3 बन गया और ये P2O5 बाहर। अब क्या होता है, जो P2O5 है उसके साथ आप रिएक्शन कार्बन की करा रहे हैं, और कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, कार्बन जब भी किसी मेटल ऑक्साइड या नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो पूरा का पूरा ऑक्सीजन इसके साथ चला जाएगा। तो इसको आप 2 टाइम्स लिख दीजिए, बिकॉज P4 बनाना है हमें। तो 10 टाइम्स कार्बन लिखेगा, और यहाँ P4 और 10 टाइम्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड आपके पास अलग हो गया। तो ये इसके बनने का तरीका है। ये फॉस्फोरस कैसे बना रिएक्शन वाइज, तो मैंने तो डायरेक्ट आपको लिख दिया था वहाँ पे, लेकिन हमें पूरा कॉन्सेप्ट अगर समझे तो स्टेप 1 में पहले सिलिकेट रिप्लेस हुआ, और फिर स्टेप 2 में आपके पास P2O5 जो है उसका रिडक्शन हुआ, और उसके बाद आपको यहाँ पे फॉस्फोरस के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिल जाती है। ठीक, तो ये फॉस्फोरस को बनाने का मेथड है, इंडस्ट्रियल तरीका है। इंडस्ट्रियल तरीके से कैसे बनाया जाता है फॉस्फोरस, तो बहुत लार्ज स्केल में बनता है, और जहाँ भी बोन ऐश होता है उसका बाकायदा टेंडर निकलता है। तो ये मतलब जहाँ कॉमर्शियल बात है वहाँ ये सब चीज़ें तो बहुत किनारे हो जाती हैं इमोशंस। तो बोन ऐश यानी बोन्स के थ्रू ही आपको सबसे ज़्यादा फॉस्फोरस नेचर में मिल पाता है। तो आप इसको पहले पूरा नोट करिए, फिर मैं इसके आगे वाली बात करता हूँ। तो अब हम लोग फॉस्फोरस को पढ़ने के बाद फॉस्फोरस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे बात करेंगे, और फॉस्फोरस की केमिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ हम फॉस्फोरस से रिलेटेड जो कंपाउंड्स हैं उसको एक एक करके पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले फॉस्फोरस का हाइड्राइड है। फॉस्फोरस के हाइड्राइड कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं और वो कौन सा पार्ट जो सिलेबस में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हाइड्राइड ऑफ फॉस्फोरस। तो इसमें सबसे पहली बात तो फॉस्फोरस के साथ फॉस्फीन गैस है। ये हम लोगों को फॉस्फीन गैस एज सिलेबस पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये हाइड्राइड भी है, कैसे बनेगा इन सब के बारे में बात करेंगे। और ये सबसे पहली चीज़ तो रॉटन फिश स्मेल, ये सब वर्ड्स जो ऐसे हैं जो पर्टिकुलर कंपाउंड को ही डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। रॉटन फिश स्मेल कलरलेस गैस है। तो कुल मिला के अगर कहीं भी फॉस्फीन से रिलेटेड बात है तो रॉटन फिश स्मेल अगर लिखा है तो उसका सीधा सीधा मतलब आप फॉस्फीन से निकाल देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसके प्रिपरेशन पे बात करें, और ये सब भी आपको पता है, इनमें कैसे हम प्रिपरेशन पे आएंगे। तो फॉस्फीन गैस के प्रिपरेशन की अगर बात करते हैं तो सबसे पहला फ्रॉम फॉस्फोरस ही आपको बनाना है। तो तरीका ये है कि फॉस्फोरस को आप हाइड्रोजन से रिएक्ट करा दें, इलेक्ट्रिक स्पार्क दे दें, हीटिंग करा दें, तो इसका सिंपली हाइड्राइड यहाँ पे तैयार हो जाता है। ठीक, तो ये आपको पता है फॉस्फोरस ये गैस बन जाएगी। ठीक, लेकिन इसी पे एक और तरीका है, और दूसरा तरीका ये है कि अगर आप फॉस्फोरस को सोडियम फॉर्मेट के साथ हीट कर दें तो भी आपको फॉस्फीन मिलता है। तो ये हालांकि कोई नई रिएक्शन नहीं है, बट मैं इसको समझा देता हूँ कि कैसे हो गया। दरअसल इस रिएक्शन को अगर समझना है तो पहले आप HCOONA का हीटिंग इफेक्ट जान लीजिए। इसका हीटिंग अभी आपने नहीं पढ़ा होगा ऑर्गेनिक में, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए सोडियम फॉर्मेट अगर हीट किया जाए तो ऑक्सलेट बन जाता है और हाइड्रोजन बाहर हो जाता है।
तो जो इसके हीटिंग से हाइड्रोजन मिला वही हाइड्रोजन दरअसल इस फॉस्फोरस से कंबाइंड होकर क्या बना देता है, फॉस्फीन। तो ये और ये रिएक्शन अलग नहीं है, एक तरीके से बस इनडायरेक्टली पूछा गया है। तो ये दो मेजर इंपॉर्टेंट मेथड है जिससे फॉस्फीन को हम लोग बना पाते हैं। इसके अलावा फॉस्फोरस से ही बनाने का एक और बहुत स्पेसिफिक और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो मैं तीसरा पार्ट लिख रहा हूँ, और वो ये है कि फॉस्फोरस को कभी भी एक्वस OH माइनस के साथ रिएक्शन कराते हैं यानी बेस के साथ, तो इसका डिसप्रपोर्शनेशन हो जाता है, जिसमें ये PH3 बनता है और साथ साथ H2PO2 माइनस 1 बन जाता है। तो ये -3 में है और ये +1 में है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस पर हम थोड़ा और डिटेल पे आएंगे। तो पहले तो ये सभी फॉस्फीन को बनाने के मेथड हैं। लास्ट एक मेथड है कैल्शियम फॉस्फाइड, हाइड्रोलिसिस हम लोगों ने किया था, तो यहाँ पे भी फॉस्फीन बनता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ऐसे केवल यही नहीं है, AlP अगर है तो इसके भी हाइड्रोलिसिस से आप बना सकते हो, यहाँ भी PH3 बनता है। तो जो भी मेटल का फॉस्फाइड है उससे आप फॉस्फीन बना सकते हैं। जैसे हम लोगों ने मेटल का नाइट्राइड के हाइड्रोलिसिस से अमोनिया बनाया था, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न। जितने भी फॉस्फाइड है मेटल के, उन सब से आप रिएक्शन करा के फॉस्फीन गैस को हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। तो इसको पूरा एक बार नोट करिए, फिर मैं ज़रा इस रिएक्शन के डिटेल पे आता हूँ, इसके मैकेनिज्म पे आता हूँ, थोड़ा समझना होगा आपको। इसको नोट कर लीजिए। बहुत पूछे जाने वाली रिएक्शन है, बहुत पूछा जाता है इस पे क्वेश्चन, तो अच्छे से तैयार रखिए। और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं इसके डिटेल पे आता हूँ। तो आप लोगों ने शायद लिख लिया होगा इसको, ठीक है। तो मैं अब इसको रफ कर देता हूँ और बात इस रिएक्शन की दोबारा से करता हूँ, ठीक है। तो फॉस्फीन में क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फॉस्फीन एक रॉटन फिश स्मेल है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। कलरलेस गैस है, अब जरा मैं इस रिएक्शन पे आता हूँ जो हम लोगों ने अभी पढ़ा। P4 एक्वस OH माइनस के साथ फॉस्फीन गैस देता है और साथ साथ H2PO2 माइनस पार्ट बनाता है। इसके मैकेनिज्म की अगर हम ध्यान दें तो P4 आप ऐसे बना सकते हो, स्ट्रेन सिस्टम था काफ़ी। तो वाटर, चूंकि स्ट्रेन के कारण इसका हाइड्रोलिसिस तीनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, और पोलर बॉन्ड ब्रेक होगा तो H इसको, OH इसको, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ फिर H इसको, एक OH इसको, यहाँ बॉन्ड ब्रेक हुआ तो OH और ये H, तो ये मिलके क्या बन जाएगा, फॉस्फीन। लेकिन इसके बनने के साथ साथ यहाँ पे क्या होगा, 3 फॉस्फोरस अल्टरनेट तो हैं अभी, आप ऐसे बॉन्ड बना रहे हैं और यहाँ OH आ जाएगा, ऐसे बन गया। अभी भी इनके बीच का स्ट्रेन है और अभी भी हाइड्रोलिसिस होगा, H OH, यहाँ पे H OH, फिर यहाँ पे H और ये OH। तो आप जरा देखिए 3 मोल्स क्या बना, ये वाला पोर्शन क्या, OH PH और यहाँ OH, आई बात समझ में। लेकिन ये है क्या, H2PO3 PO2, यही बना, ठीक है। बट ये इसका स्ट्रक्चर इस तरह से रहता नहीं, तो टॉटोमराइज हो जाएगा ये। तो ये कैसा बन जाता है, OH P डबल बॉन्ड O एंड H एंड H। तो दिस इज द H3PO2 जो कि मोनोबेसिक एसिड है। और अब आप चूंकि बेस ऑलरेडी पड़ा है इसमें, तो इसका एक H निकाल देते हैं और क्या बना देते हैं, H2PO2 माइनस। तो ये हाइपो फॉस्फाइट आयन, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से यहाँ पे नोट कर लीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं। इस तरह के एक रिएक्शन आप देख पाओगे कि जैसे मैं P4 का रिएक्शन एक्वस NaOH से लिख देता,
तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो फॉस्फीन तो बना ही, लेकिन साथ साथ NaH2PO2 बन जाता। इसी तरह का एक एग्जांपल अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ होता, मतलब इस रिएक्शन को बहुत बार IIT ने पूछा है और मतलब 6 से 7 बार रिएक्शन मेरे ख्याल से इस तरह का आ चुका है। तो इन्हीं में से कुछ नया नया करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको इस रिएक्शन के बारे में बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए, बहुत प्रैक्टिस होना चाहिए। एक बार तो गलत भी पूछ दिया है IIT ने, मतलब गलत पूछना कोई अपने से गलत नहीं बन जाता, कई बार वो अलग तरीके से सोचने के बेसिस पे भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसको नोट कर लीजिए। हो गया। तो फॉस्फीन को बनाने के जो मेथड है, फॉस्फीन गैस के बारे में हम लोगों ने पूरा पढ़ा, और एक फॉस्फीन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट बात और है, वो भी आप सबको पता होना चाहिए, तो वो मैं समझाता हूँ क्या है वो। दरअसल आपसे बताया जाता है कि जहाँ कहीं भी फॉस्फीन आपको मिलेगा, बनाया जाता है जहाँ भी, तो जिस भी कंटेनर में आप मान लीजिए फॉस्फीन इस तरह से आपको मिल रहा है, तो यहाँ जैसी गैस आएगी तो ये जब एयर में आता है तो इस तरह से रिंग्स के फॉर्म में, स्मोक के फॉर्म में बाहर आता है। ये धुएं की तरह रिंग्स बन जाते हैं, इनको बोला जाता है वॉर्टेक्स रिंग। ये ध्यान रखिएगा, ये फॉस्फीन के बारे में एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन है। जहाँ भी फॉस्फीन होगा इस तरह से रिंग्स बाहर आती हैं, और इसके पीछे क्या होता है, लार्ज अमाउंट पे आपको हीट मिलता है एनर्जी के साथ, यानी बहुत सारा टेम्परेचर के साथ साथ इस तरह से धुएं के रिंग्स छल्ले बन जाते हैं। ठीक है, ये सब कुछ फॉस्फीन का रिप्रेजेंटेशन है। ऐसा होता क्यों, मैं समझा दूं। जहां कहीं भी फॉस्फीन होगा, ये ध्यान रखिएगा, दरअसल फॉस्फीन के साथ साथ फॉस्फोरस का एक और हाइड्राइड होता है P2H4, जो एक इंटरमीडिएट की तरह है, तो ये भी हमेशा बनेगा, और वो एयर के प्रेजेंस में तुरंत कंबशन में इन्वॉल्व हो जाता है, और इस कंबशन से आपको लार्ज अमाउंट पे एनर्जी मिल जाती है, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक होता है। और इसी के कारण जहाँ भी फॉस्फीन मिलेगा उसके साथ साथ आपको लार्ज अमाउंट पे हीट भी मिलता है, और उसी हीट के कारण ये वॉर्टेक्स जो रिंग्स आपको दिख रहे हैं वो यहाँ पे रिप्रेजेंट होते हैं। तो रॉटन फिश स्मेल का होना और इस तरह की पूरी अगर घटना कहीं बताई जा रही, तो उसको सीधे सीधे आप फॉस्फीन से जोड़ सकते हैं, और फॉस्फीन ही होगा वो। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो इनऑर्गेनिक के अंदर बहुत सारी जो इंसिडेंट हैं वो भी कंपाउंड्स को पहचानने में मदद करते हैं। इसको लेकर एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पुराना यूज़ है। एक यूज़ होता है होल्मे सिग्नल। एक पुराना यूज़ होल्मे सिग्नल का क्या है, दरअसल पुराने टाइम में जो शिप वगैरह चलते थे उसमें पहले कोई रडार वगैरह तो होता नहीं था, तो इस तरह का एक केमिकल मिक्सर लिया जाता है, कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड। क्या किया जाता है, तो जो पहले शिप होता था, एक शिप जो आगे वाले को या पीछे वाले को ट्रैक करना है, तो क्या करता था, इस तरह का केमिकल का मिक्सर पानी में फ्लोट कर देता था। तो जैसे ही इसके साथ कांटेक्ट में वाटर आएगा, तो यहाँ पे COH का होल ट्वाइस फॉस्फीन बन गया, और फॉस्फीन के साथ साथ बहुत सारा एनर्जी भी है, डेल्टा भी है। और कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस से क्या होगा, एसिटिलीन बन जाएगा। तो एसिटिलीन का कंबशन हो सकता है, और हीट तो ऑलरेडी मिला है, तो उसमें क्या होता था, जो भी बॉक्स आप नीचे पानी में छोड़ते थे, जैसे ही पानी उसके कांटेक्ट में आता था, इनका हाइड्रोलिसिस होता था, इससे फॉस्फीन और एसिटिलीन गैस बन जाती है। एसिटिलीन चूँकि कंबशन के लिए फ्यूल है और टेम्परेचर ऑलरेडी रहता था, उससे वो आग लग जाती थी, तो दिए की तरह जलने लगता था, और पीछे वाला जो शिप होता था उसी को देखकर आगे ट्रैक करता था। तो इसमें एक खास बात थी कि लगातार ऐसे बहुत सारे शिप एक साथ चला करते थे। जो व्यापार होता था वो इस तरह का होता था, एक दूसरे को ट्रैक करते हुए चलते थे। अब कई बार उसमें गड़बड़ियाँ भी हो जाती थी। मान लीजिए कोई जो आपने ड्रॉप किया,
वो इधर उधर सिग्नल में डिस्टर्ब हो गया तो सुबह मिली है बस, है ना, रात का तो कोई मतलब ही नहीं, दिखता ही नहीं था। तो ऐसी भी चीज़ें होती थी और उसी के बेसिस पे फिर नए नए कंट्री आपको दिख जाते थे कि किसी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख दिया कि हमने भारत खोज दिया, ऐसा कुछ होता थोड़ा है। हाँ, रास्ता जरूर खोजा है इंटरनेशनल पैरामीटर्स में, ये बोल सकते हैं आप। तो ये एक होलमे सिग्नल है जो बहुत पुराने टेक्निक में, और आप समझिए कितने साल पहले ये सब हो रहा है, हम आज पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है कि हमें बहुत कुछ जानना है अभी। तो ये होलमे सिग्नल का यूज़ है, कैसे होगा ये सब आपको पता होना चाहिए। तो आज फिलहाल हम लोग फॉस्फीन को यहाँ पे एंड कर देते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये सब। नेक्स्ट क्लास फॉस्फोरस से रिलेटेड हम लोग अब फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स पे बात करेंगे, जिसमें ऑक्सी एसिड्स हैं बहुत सारे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास पे हम उससे बात करेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।